गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे फंक्शनल मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड पार्ट की, जिसमें हम देखेंगे क्रियात्मक प्रबंधन के क्षेत्र। यानी फंक्शनल मैनेजमेंट में नॉर्मली कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं, कौन कौन सी जो है हम उनके एरियाज़ देखते हैं। उसमें हम ये मानते हैं कि तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षा क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं और प्रशासनिक क्रियाएं, ये इन जो है 6 भागों में हम क्रियाओं को, प्रबंध की क्रियाओं को बांट सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग उनकी क्रियात्मक फंक्शंस भी देखते हैं। फिर आता है वो है आपके विक्रय कार्य। इसके अंतर्गत जो किए जाते हैं, विक्रय कार्य किया जाता है। उत्पादन, सेवी वर्गीय, वित्तीय, मानवीय, अभिलेखी कार्य, ये सारे कार्य उसमें किए जाते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान में प्रबंधक की क्रियाओं के क्षेत्रों को वर्गीकृत करते हैं तो हम ये पाते हैं सामान्यतः कि व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र हो सकते हैं, गैर व्यावसायिक प्रबंध के भी क्रियात्मक क्षेत्र हो सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, यानी बिजनेस मैनेजमेंट के व्यावसायिक क्रियात्मक क्षेत्र। उसमें पहला आता है उत्पादन प्रबंध यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि किसी भी संस्था के लिए, जो उत्पादन करने वाली संस्था है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है। उत्पादन प्रबंध जो है संपूर्ण जो है प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसके अंदर माल के उत्पादन की व्यवस्था की जाती है। उससे संबंधित कच्चे माल को हम एक रूप देते हैं और उस रूप को समाज के लिए उपयोगी बनाते हैं। उसके लिए हम उत्पादन नियोजन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, किस्म नियंत्रण करते हैं। यानी उत्पादन नियोजन का कार्य किया जाता है, जिसके अंतर्गत नवीन उत्पाद विकास किया जाता है, डिज़ाइन, रंग, रूप संबंधी बातें की जाती हैं। उत्पादन नियंत्रण के अंतर्गत जो है उत्पादन का क्या राउटिंग होगा, पथ निर्धारण क्या होगा, अनुसूचीन क्या होगा, प्रेषण क्या होगा, अनुवर्तन क्या होगा, देखा जाता है। प्लांट का लेआउट क्या होता है, उसके सुविधाएं कैसे निर्धारित की जाती हैं, उसकी प्रवृत्तियाँ, प्रोसेस कैसे किया जाता है, उत्पादन इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, कार्य इंजीनियरिंग कैसे, किस्म इंजीनियरिंग, पैकेजिंग, सामग्री, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत देखी जाती हैं। और उसके लिए अलग अलग लोग नियुक्त किए जाते हैं। और फिर आता है आपका दूसरा विपणन प्रबंध, मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो उत्पाद बनाया जाता है उस उत्पाद को दूसरे संस्थाओं तक पहुंचाने के लिए, यानी रिटेल में आगे तक पहुंचाने के लिए, जिसके ज़रिए से हम माल को बेचते हैं। और उसके लिए हम अन्य प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे बाज़ार का अनुसंधान करते हैं, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार सब प्रसार, मध्यस्थों की, विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति, वितरण कार्यालय स्थापित करते हैं। यानी विपणन प्रबंध जो है वह उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन एवं क्रियान्वयन होता है, जिसके ज़रिए से संगठन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों को सृजन करते हैं और उसका निर्माण करके कार्य करते हैं। इसमें हम विपणन प्रबंध कार्य बहुत व्यापक क्षेत्र है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे विपणन नियोजन आता है, अनुसंधान आता है, उत्पादन नियोजन आता है, बाज़ार का निर्धारण होता है, कीमत निर्धारण होता है, वितरण, गोदाम, प्रचार प्रसार, व्यक्तिगत विक्रय संवर्धन, और ग्राहकों के संबंधित जानकारी एकत्रित करना, जिनके लिए हम अपना उत्पाद रखेंगे, वो सब चीज़ें विपणन प्रबंध के अंतर्गत आती है। तो ये भी एक बहुत व्यापक क्षेत्र माना जाता है। फिर आता है सामग्री प्रबंध या सामग्री कार्य। ये भी जो है, जो उत्पाद बनाया जाएगा उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, क्या उसका कच्चे माल, तैयार माल, यंत्र, उपकरण, सामग्री आदि, इन सब का दिया है। इसको हम लॉजिस्टिक्स भी कह सकते हैं। हमारे जो है माल को तैयार करने के लिए, उसकी किस्म को बनाए रखने के लिए हम किन आधार पर अपने माल को क्रय करते हैं, उसमें माल को की प्राप्ति टेंडर के माध्यम से या कैसे भी हम उसको कार्य प्राप्त करते हैं, उसके लिए एक विस्तृत योजना होती है। उस योजना के अनुरूप उसको किया जाता है। संग्रहण, कुछ चीज़ें संग्रहण की जाती हैं लंबे समय के लिए, कुछ चीज़ें जो है लगातार निरंतर उस प्रक्रिया के अंतर्गत खरीदी जाती हैं।
तो सामग्री नियंत्रण जो है इन्वेंट्री कंट्रोल ये देखता है कि जो भी हम भंडार गृह के लिए सुरक्षित माल को नियंत्रित कैसे करेंगे, सामग्री की उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता, उसका आदान प्रदान सब किस प्रकार से किया जाएगा वो उसके अंतर्गत रखा जाता है। चौथा आता है इसमें वित्तीय प्रबंध यानी फाइनेंशियल मैनेजर, जो कि हम कहते हैं वित्त व्यवसाय का जीवन तत्व होता है। वित्तीय प्रबंधक संस्था के वित्तीय कार्यों का नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण करते हैं तथा इसमें वित्त से संबंधित प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे पूर्वानुमान, नियोजन, आपका पूंजी संरचना, पूंजी के स्रोत, कोषों का प्रवाह, पूंजी लागत, बजट तैयार करना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और मेन क्षेत्र माना जाता है। फिर आता है सेवी वर्गीय प्रबंध। सेवी वर्गीय प्रबंध ये मानव संसाधन से जुड़ा हुआ है। मानव संसाधन का नियोजन कैसे होगा, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण कैसे होगा, ये सब कुछ सेवी वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत आता है। इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट। इसमें मैन पावर प्लानिंग आ जाती है, जॉब एनालिसिस, एवेल्युएशन, एनरिचमेंट, उनका विकास कैसे किया जाता है, उनकी भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया क्या होगी, उनकी पदोन्नति, छुट्टी, सेवानिवृत्ति आदि सब क्या होगा, बोनस, फ्रिंज बेनिफिट, सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, श्रम कल्याण या प्रबंध में सहभागिता, ऐसे बहुत सारे कार्य जो होते हैं उससे जुड़े होते हैं। जितनी बड़ी संस्था होती जाती है उतने ज़्यादा कार्य जुड़ते जाते हैं। जितने कम लोग काम करने वाले हैं अपेक्षाकृत कम कार्य होते हैं। एक होता है शोध एवं विकास। कई संस्थाओं में जो है ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, कई में छोटा डिपार्टमेंट होता है, लेकिन सामान्यतः जो कंपनियां उत्पादन करती हैं, प्रबंधन करती हैं, वो सब उसके अंतर्गत शोध भी वह करती हैं, जिससे कि वो ये बात ध्यान में रखती हैं कि विपणन संबंधी शोध क्या होगा, उत्पाद संबंधी शोध क्या होगा, या विज्ञापन संबंधी शोध क्या होगा, उत्पाद इंजीनियरिंग और उसके औद्योगिक मानक या क्रियात्मक शोध, बहुत सारी चीज़ों से संबंधित वह शोध पे ध्यान देती हैं। क्योंकि शोध से जो है हमेशा एक अपग्रेडेशन होता है, एक नई चीज़ बन के तैयार होती है, और अगर हम उसमें जो भी शोध में हम के ज़रिए से हम सुधार करना चाहते हैं वह भी हम इसमें कर पाते हैं। फिर आता है कार्यालय प्रबंध या ऑफिस मैनेजमेंट, यानी कार्यालय संस्था का वही स्थान जहाँ जो है पूरा कार्य जो है निर्धारित किया जाता है, और एक तरीके से घड़ी वो घड़ी है जिसके अनुसार पूरी संस्था को चलाया जाता है। तो इसके अंतर्गत कार्यालय के स्थान का चयन, उसकी स्थापना, सुसज्जा, उसका आंतरिक सिस्टम, उसका बाहरी सिस्टम, उसके लेटर हेड एटसेट्रा, सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और ये हर छोटी संस्था में भी पाया जाएगा, बड़ी संस्था में भी पाएगा, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि संस्था में कितने लोग काम करते हैं, उसके अनुसार कार्य जो है वो बढ़ता जाता है और उसके अनुसार कार्य होता है। फिर आता है परिवहन प्रबंध, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। जितनी संस्थाएं बड़ी होंगी, कच्चा माल लाने और तैयार माल को ले जाने के लिए परिवहन, भंडारण, पैकिंग, माल उतारने, लोडिंग या स्टोरेज में जाने के लिए, इन सब संसाधनों का उपयोग किया जाता है, परिवहन का उपयोग किया जाता है। तो उसके अंदर परिवहन से संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे संसाधन, उसके विभिन्न साधनों, स्रोतों को निर्धारित किया जाता है, आंतरिक एवं परिवहन की व्यवस्था की जाती है, वाहन चालकों का वो किया जाता है। तो ये सब चीज़ें उसमें दिखा होती हैं। फिर एक अनुरक्षण एवं संस्थापन होता है, मेंटेनेंस। जितनी बड़ी संस्था होगी, जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी, उतना ज़्यादा उसका मेंटेनेंस संबंधी कार्य भी किया जाएगा, और जो है उसमें मशीनों का मेंटेनेंस आ जाता है, यंत्रों का, उपकरणों का, सबका मेंटेनेंस आ जाता है, मानवीय संसाधन की आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं, उसके अंदर रख रखाव होता है, पुनर्अनुरक्षण होता है, संस्थापन होता है, नए यंत्र या उपकरणों के अनुरक्षण होता है। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी, जैसे जैसे संस्थाएं बड़ी होती हैं तो वो क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, नए क्रियात्मक क्षेत्र होते हैं, जैसे विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन, बाजार अनुसंधान, विदेशी व्यापार, निवेश, नवकरण, प्रबंधन, स्वचालन, ऑटोमेशन, परिवर्तन संबंधी, ये सब वो कार्य हैं जो जैसे जैसे संस्था बड़ी होती जाती है वैसे वैसे वे और ज़्यादा बड़े होते जाते हैं। फिर आता है गैर व्यावसायिक क्षेत्र, यानी जो व्यावसायिक प्रबंधन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके यहाँ भी हम मैनेजमेंट के क्षेत्र होते हैं। जैसे गैर व्यावसायिक प्रबंधन में क्रियात्मक प्रबंध, एक लोक प्रबंध या प्रशासन होता है, पब्लिक मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत आपके लोक प्रशासन से रिलेटेड
एरिया आते हैं, जैसे पुलिस आ गया, सामुदायिक कार्य आ गया, शिक्षा आ गया, स्वास्थ्य सेवा आ गई, सुरक्षा आ गई, धार्मिक संस्थाएं आ गई, खेलकूद एवं सांस्कृतिक संस्थाएं आ गई, उनका प्रबंध आ जाता है। फिर आता है आर्थिक प्रबंध या प्रशासन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन हम मानते हैं। किसी भी आर्थिक एवं प्रशासन देश के आर्थिक मामलों से संबंधित होता है। औद्योगिक लाइसेंसिंग एक्सेट्रा इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आता है तकनीकी प्रबंध, टेक्निकल मैनेजमेंट आता है। इसमें यंत्रों के विकास, शोध, उनसे रिलेटेड आयात, अपनाना, स्वदेशीकरण आदि इसके अंतर्गत आता है। पर्यावरण आता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है और उसके अनुसार इसको जो है कार्य को आगे किया जाता है कि जो भी हम वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण, कोई भी प्रकार के प्रदूषण नहीं होने चाहिए, जनसंख्या को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। राजकीय या लोक उपक्रमों का प्रबंध यानी पब्लिक एंटरप्राइजेज जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, उनका प्रबंधन, उनका नियंत्रण जो है वह राजकीय उपक्रमों के रूप में आता है। ये उपक्रम मोटे रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लोक उपयोगी जो जनता के लिए होते हैं, जैसे जल, विद्युत, रेल, डाक, टेलीफोन, वायु, सड़क सेवा आ गई। विकासात्मक उपक्रम होते हैं, जैसे कि विकास में योगदान, जैसे वित्तीय संस्थाएं, खनिज, औद्योगिक एवं संबंधी विकास, बैंक हो सकते हैं। राजकीय व्यावसायिक उपक्रम जो देश में व्यावसायिक कार्यों के लिए संचालन के लिए स्थापित किए जाते हैं। हमारे देश में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सरकार ने इन निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धों को किया है। फिर सहकारी प्रबंधन, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सहकारी संस्थाएं जो होती हैं वह उनके विकास, उनके नियमन के लिए जो कार्य किया जाता है वह इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर एक आता है गृह प्रबंध, होम मैनेजमेंट। ये प्रबंध का वह क्षेत्र होता है जिसके जो की प्रबंध से सरोकार करता है घर के विभिन्न पहलुओं को, जैसे रसोई, बेडरूम, ड्राइंग रूम, घर के प्रबंधन से रिलेटेड होता है। यानी गैर व्यावसायिक क्षेत्र जो होते हैं वो वह क्षेत्र हैं जो अदर देन प्राइवेट सेक्टर के हम इसके अंदर मानते हैं और इसमें सब प्रकार के वह क्षेत्र आ जाते हैं जो कि आपके व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं होते हैं।